नमस्कार दोस्तों, तो अपन पढ़ेंगे सल्तनत काल। कक्षा 10 का जो दूसरा लेसन है, जिसमें मध्यकालीन इतिहास जो 1206 से 1757 तक दिया गया है, जिसमें मध्यकालीन या 10वीं किताब के पाठ के अनुसार देखा जाए संघर्षकालीन भारत इसका नाम है, जो है 1206 से और 1757 तक। पहले देखेंगे मध्यकाल है क्या, उत्पत्ति क्या है हिस्ट्री में, मतलब इतिहास चीज़ क्या है, इतिहास मध्यकाल कहाँ से आता है, कैसे आता है, वो चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि इतिहास को 3 भागों में किस प्रकार से बांटा गया है। भारत वालों ने कभी इतिहास ना तो पढ़ा था ना ही कभी लिखा। सबसे पहले एक अंग्रेजी इतिहासकार आते हैं जिसका नाम है J.S. मील। J.S. मील ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था। सबसे पहला था प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकाल जिसे किताब में दिया गया है संघर्ष काल, तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन काल में पढ़ते हैं अपन। प्राचीन काल के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर लास्ट में पढ़ते हैं पुष्यभूति वंश तक पढ़ते हैं। और ऐसे पढ़ा जाए तो पृथ्वीराज चौहान जो अंतिम हिंदू सम्राट था उस वहां तक पढ़ते हैं। मध्यकाल जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 1206 से, या फिर वैसे हिस्ट्री यहाँ शुरू हो जाती है, बीच वाला ट्रांजेक्शन पीरियड है वो है 712 मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, लेकिन 1206 से व्यवस्थित है। 1757 तक है प्लासी का युद्ध जो भारत में अंग्रेजों के आगमन का निर्णायक था, और ऐसे देखा जाए तो 1857 की क्रांति भी मानी जाती है। ठीक है। आधुनिक काल वैसे मान सकते हैं अंग्रेजों का आगमन, अंग्रेजों ने भारत में किए गए कार्य, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अंग्रेजों का जो भी दिया गया है वो सब आधुनिक में आते हैं। प्राचीन वैसे देखा जाए तो इनको अलग अलग तरीके से बांटा भी गया है। जैसे प्राचीन में जितने भी हिंदू साम्राज्य, जितने भी हिंदू वंश, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, पुष्यभूति वंश और उसके बाद के अंतिम तक दिए गए सारे के सारे वो आते हैं प्राचीन काल में। मध्यकाल में जितने भी मुस्लिम वंश हुए, सल्तनत काल, मुगल काल और उत्तर मुगल काल के साथ साथ दक्षिण भारत में देखा जाए तो विजयनगर, बैमनी साम्राज्य वगैरह वो सारे के सारे मध्यकाल में आते हैं। आधुनिक काल में प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, और उसके बाद में आते हैं जो अंग्रेजों के द्वारा सामाजिक आर्थिक जो भी कार्य किए गए, जिसमें 1857 की क्रांति, मजदूर विद्रोह और किसान विद्रोह, ये सभी आते हैं आधुनिक में। अपने जो दिया गया है 10वीं क्लास दूसरा पार्ट है वो है मध्यकाल है, संघर्षकालीन, वो पढ़ते हैं 1206 से। ये तो इतिहास की शुरुआत की बात है। अब सीधे आते हैं टॉपिक पर। इसका नाम दे रखा है संघर्षकालीन। संघर्षकालीन या मध्यकाल। बारह सौ 6 से 1757 ईस्वी। अब दिमाग में सवाल उठते हैं कि 1206 से ही क्यों है, इससे पूर्व की घटनाएं जो बीच में आती है उनको भी पढ़ना जरूरी होता है ताकि माइंड में एक फ्रीक्वेंसी सेट हो जाए कि लगातार कंटिन्यूटी, शासक और राजा का एक ही नियम होता है, कंटिन्यूटी उनमें आती है। किसी का पतन होता है तो कोई आगे बढ़ता जाता है। ठीक है। इसी हिसाब से जैसे 1206 है तो यहाँ पर पढ़ते हैं सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण। तो भारत में जैसे कि ये इंडिया का नक्शा मान लो आप, ठीक है। तो भारत में जो देश जितना भारत से दूर है वो आक्रमण सबसे पहले करेगा। इसी हिसाब से भारत में सबसे पहले आक्रमण अरब से होगा। इसके बाद में जो इधर आते हैं तुर्की, इसके बाद में भारत में ईरान वगैरह, ये लास्ट में भारत में आक्रमण होंगे वो होंगे अफगानिस्तान से जो खिलजी वंश होगा। ठीक है। पाकिस्तान उस टाइम था ही नहीं, पाकिस्तान भारत का एक हिस्सा हुआ करता था, इसीलिए अपनी सीमाएं अफगानिस्तान और ईरान तक हुआ करती थी। अब देखा जाए तो सबसे पहला आक्रमण भारत में 712 ईस्वी में, पिछली कक्षाओं में भी अपन पढ़ते हैं, और जब भी पहले आक्रमण की बात करते हैं तो पहला यही मिलता है, नाम है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ईरान का एक शासक था, अल-हज्जाज। क्या नाम था? अल-हज्जाज खलीफा का दूत हुआ करता था। और सल्तनत या इस्लाम में जो भी शासक बने हैं वो सारे के सारे खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे। खलीफा इस्लाम का सबसे बड़ा धर्मगुरु हुआ करता। खलीफा के
कहने पर ही अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को भारत में आक्रमण करने के लिए भेजा था। इसके पीछे भी कोई स्टोरी थी। स्टोरी ये थी कि खलीफा को एक भेंट दी थी उपहार के रूप में। श्रीलंका का एक राजा था, उसने खलीफा के लिए कुछ उपहार भेजे थे। वो उपहार बीच में देवल बंदरगाह पड़ती है सिंध में, जो अपने भारत की सीमा से लगने वाला सिंध प्रांत है पाकिस्तान का। वहाँ पर लुटेरे थे, उन्होंने वो भेंट लूट ली थी। वो लूटी तो फिर अल हज्जाज ने मैसेज किया भाई सिंध के शासक को कि आपके यहाँ पर लुटेरों ने लूटा है, इस भेंट को वापस दी जाए। तो उसने कहा मैं लुटेरों को पकड़ने में असमर्थ हूँ। इसी कारण बस उन्होंने अपने भतीज मोहम्मद बिन कासिम, जिसकी उम्र उस टाइम 17 साल थी, उसको भेज दिया आक्रमण करने के लिए। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर आक्रमण करता है और आक्रमण करके यहाँ पर आक्रमण करता है और यहाँ पर पहली बार भारत में जौहर होता है, जिसका उल्लेख मिलता है पुस्तक है सचनामा। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय यहाँ का शासक था दाहिर सैन, जो ब्राह्मण जाति से था। और पहली बार भारत में जौहर का उल्लेख सचनामा मिलता है। सच दाहिर सैन के पिता का नाम था, उसी पर पुस्तक लिखी गई सचनामा। ठीक है, ये तो है पहली हिस्टोरिक पर हुआ क्या था। फिर यहाँ से इसमें आगे और पढ़ते हैं। कोई मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है, पहली बार जौहर होता है। फिर यहाँ से दाहिर सैन की 2 पुत्रियों को उठाकर लेके जाता है और क्या कहता है खलीफा के लिए कि ये आपके लिए मैं भेंट लेके आया हूँ। और दाहिर सैन की पुत्रियाँ उनको बोलती है कि ये भेंट जो लाए हो आप हमारे साथ मोहम्मद बिन कासिम ने छेड़छाड़ वगैरह की है। तो इसी प्रकार मोहम्मद बिन कासिम भले ही जीत गया हो, लेकिन वहाँ जाकर उसको इनाम नहीं मिला। और कहता है इतिहास की एक दर्दनाक मौत में से एक मौत मोहम्मद बिन कासिम को मिली थी। वो मौत ऐसी मिली थी कि जो पाकिस्तानी भाषा में बोलते हैं पाडा, भैंसा होता है ना, भैंसे की खाल को लाया गया और भैंसे की खाल के अंदर मोहम्मद बिन कासिम को डाल दिया और खाल को सील दिया गया था। जैसे जैसे खाल सिकुड़ती है वैसे मोहम्मद बिन कासिम मरता गया। इतिहास की एक दर्दनाक मौत में से एक मौत थी मोहम्मद बिन कासिम के नाम। इसके बाद में भारत पर निरंतर अरब की तरफ से आक्रमण होते गए। भारत की तरफ से हमेशा सही ढंग से जवाब दिए गए, जिसमें आप इतिहास में पूर्व में और आगे भी अपन पढ़ेंगे कौन कौन से थे वो। मारवाड़ के गुर्जर भरतिया, अजमेर के चौहान, मेवाड़ की गोहिल, ये इस टाइम की स्थानीय शक्तियाँ थी और ये भारत की प्रांतीय सीमा पर थी। और जैसे ही अरब की साइड से कोई इस्लाम का आक्रमण होता और ये लड़ते रहते थे। कहा जाता है मध्यकाल तक आते आते इनकी जनसंख्या मात्र 2% रह गई थी। सारे के सारे युद्धों में लड़ते लड़ते मारे गए थे। जेम्स टॉड इनके बारे में अच्छा वर्णन लिखता है, क्योंकि जब तक इनकी सत्ता हाथ में थी तब तक भारत में इस्लाम स्थापित हो ही नहीं पाया था और ना ही इन्होंने होने दिया। लेकिन धीरे धीरे कोई चीज़ होती है तो वो आखिर आगे बढ़ती जाती है। और ऐसा समय आया मोहम्मद गोरी के समय। उस टाइम भारत एक इकाई थी और अलग अलग प्रांतों में बटी हुई थी। भारत में जब आज़ादी के समय भारत का एकीकरण होता है तो ठीक अपन पढ़ते हैं कि 565 रियासतें थी। उसी प्रकार भारत में 565 छोटे छोटे राष्ट्र हुआ करते। जैसे अपन अपने हिसाब से देखा जाए तो अपने देश का नाम मारवाड़ था, ना कि अपन का भारत था। ठीक है, उस हिसाब से अगर आगे बढ़ते हैं तो जैसे आक्रमण 712 तक लिखित प्रमाण मिलते हैं मोहम्मद बिन कासिम के। ठीक नीचे आते हैं 1025 के आसपास, जो भी 1025-1000 के आसपास जितने भी आक्रमण है सारे के सारे गजनी के हैं। मोहम्मद गजनी ने भारत पर खूब आक्रमण किए, सोमनाथ को लूटा। राजस्थान में भी इसके आक्रमण के प्रमाण मिलते हैं, जो नारायणपुर, अलवर, कन्नौज और खूब सारे आक्रमण मिलते हैं। और इसके बाद में जो खास युद्ध माने जाते हैं वो 1191 और 1192 तराइन के युद्ध, जिसमें गोरी का प्रथम युद्ध और गोरी का दूसरा युद्ध। प्रथम युद्ध पृथ्वीराज जीत जाता है, लेकिन कुछ मिस्टेक हो जाती है या फिर अपने हिसाब से छोड़ देता है। हिंदू संस्कृति के तत्कालीन आदर्श हुआ करते थे कि अपन किसी भी दुश्मन को अगर वो शरणागत आ जाता था और कह देता कि मुझे माफ़ कर दो, तो हिंदू संस्कृति के आदर्श हुआ करते थे कि उसे छोड़ दिया जाए। इसी हिसाब से छोड़ दिया। वापस गोरी आता है और इस बार पृथ्वीराज हार जाता है। उसका सेनापति था चामुंडराय। लड़ता हुआ पृथ्वीराज, अलग अलग मत आते हैं इसके बारे में, चंद्रबरदई के बारे में, जो अपन सिलेबस में है नहीं इस पार्ट में। तो कोई कहता है यहाँ कैथल के पास मार देते हैं, कोई कहता है वहाँ लेके जाते हैं, अंधा कर देते हैं, सब भेदी बाण चलाते हैं, वो सब। इसी प्रकार ये हिस्ट्री की
ड्रम चलती रहती है। अब शुरू करते हैं गोरी के बाद वाला जो पार्ट में है। 1206 से 1757 तक दे रखा है। तो 1192 तक तो मोहम्मद गोरी वाला बात आ गई, ठीक है। अब मोहम्मद गोरी जीत भारत में जरूर जाता है, लेकिन वो भारत में रहता नहीं है, भारत से चला जाता है। उसका एक गुलाम है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। वो कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में जीत कर यहाँ का साम्राज्य सौंप देता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, और खुद वापस गजनी चला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक इस प्रकार भारत में पहली बार गुलाम वंश, सल्तनत काल में पहली बार आएगा गुलाम वंश, ठीक है। ये गुलाम किसके थे? ये गोरी के गुलाम थे, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक पहली बार भारत में शासन संभालता है तब 1206 में। ये सिर्फ 4 साल तक करता है, 1206 से 1210 ईस्वी तक। तो शुरुआत 1206 में कहाँ से होगी? सबसे पहले गुलाम वंश। इसमें जो पढ़ते हैं वो है सल्तनत काल और मुगल काल। सल्तनत काल में सबसे पहले आएंगे गुलाम, गुलाम के बाद में आएंगे खिलजी, खिलजी के बाद में आएंगे तुगलक, सैयद और लोधी वंश। लोधी वंश का जो अंतिम शासक होगा उसको बाबर हरा देगा और भारत में मुगल काल स्थापित हो जाएगा। ये है सल्तनत काल। सल्तनत काल शुरू हो जाएगा। वैसे तो गोरी के टाइम से 1192 से मानते हैं, लेकिन जो शासक बना था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अब पढ़ते थोड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। उपाधि, इसने उपाधि भी धारण की थी जिसका नाम था, उपाधि थी लाल बख्श नाम से। पोलो खेलने का बड़ा शौकीन था, चौगान खेलता था ये, और चौगान खेलते ही इसकी मृत्यु हुई थी लाहौर में। लाहौर भारत का हिस्सा हुआ करता था, आज़ादी के बाद में पाकिस्तान में चला गया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक प्रमुख शहर है लाहौर, अमृतसर से नज़दीकी है लाहौर, ठीक है। और इसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक क्या क्या करवाता है? तो 2-4 चीज़ें भारत में इसने सबसे पहले निर्माण करवाई थी। वो एक तो भारत की सबसे पहली, उत्तर भारत की सबसे पहली मस्जिद को, दिल्ली की सबसे पहली मस्जिद को, वो है कुव्वतुल इस्लाम की मस्जिद। कुव्वत का मतलब होता है चांद, ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम की मस्जिद। इसके बाद में कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, जिसको पूरा इल्तुतमिश करवाता है। और 1-2 इमारत और कोई निर्माण दिल्ली में करवाई थी। ये तो है कुतुबुद्दीन ऐबक की बात। 4 साल तक शासन किया। गुलाम वंश का था। गुलाम इसीलिए मोहम्मद गोरी के साथ आया था, उसके साथ में रहा, साथ में लड़ा, गोरी इसको सौंप के चला गया। ये तो था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद में दूसरा शासक बनता है, वो है इल्तुतमिश। खूब सारे पढ़ते हैं इल्तुतमिश के बारे में। शासनकाल है 1210 से 1236 ईस्वी। फिर कहा जाता है कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और उसका उत्तराधिकारी था। फिर दामाद था, बेटी ब्याई है, तो शासन भी उसको ही सौंपना होगा। इल्तुतमिश को शासन सौंप दिया। तो इल्तुतमिश ने बनते ही सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। बचे हुए काम वही करवाता है जिसका उत्तराधिकारी होता है, ठीक ऐसा ही किया। इसके बाद में इल्तुतमिश जो पढ़ने लायक चीज़ें हैं, या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पूछी जाती है वो है, इसने एक तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल, प्राचीन मध्यकालीन भारत की जो मुद्राएं थी वो शुरू की थी। ये मुद्राएं इल्तुतमिश के समय शुरू हुई थी। फिर इल्तुतमिश लड़ाइयाँ भी खूब लड़ता है, जीतता भी खूब है, और इसे भी कहते हैं कि गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक है ना, वो इल्तुतमिश को माना जाता है।
गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। इल्तुतमिश रणथंबोर में लड़ता है, जीतता है, चित्तौड़ तक आता है और उस टाइम छोटी छोटी रियासतें जैसे जालोर तक भी इल्तुतमिश आता है और लड़ता है, जीतता है, करता है। लेकिन इल्तुतमिश के साथ जब कोई अच्छा शासक होता है तो कमियां कोई नहीं कोई पीछे रह जाती है। इल्तुतमिश के साथ यही होता है। इल्तुतमिश के जो पुत्र थे ना वो योग्य नहीं थे एक भी, इसीलिए ये शासक अपनी बेटी रजिया को बना के जाता है। रजिया जिसे भारत की प्रथम महिला शासक माना जाता है और ये शासक रजिया को बना जाता है। कारण क्या है कि रजिया शासक क्यों बनती है? तो इल्तुतमिश के कोई पुत्र जो योग्यता नहीं रखते थे, इसीलिए शासक कौन बना था? रजिया बनी थी। इल्तुतमिश के बाद बनता है शासक रजिया। (1236 से 1240) सिर्फ 4 साल का शासनकाल। शुरुआत में जब रजिया बनती है तो कुछ दिक्कतें सामने आती है, लेकिन धीरे धीरे रजिया मतलब मानते नहीं है लोग। अमीर होते हैं ना, जो पहले मंत्रियों को अमीर बोला जाता है, अमीर रजिया को इतना औहदा ऊंचा देते नहीं है। तो रजिया एक बार जब नमाज अदा हो रही थी, शुक्रवार की जुम्मे की नमाज थी, जुम्मे की नमाज में मस्जिद में जाती है, सबके सामने इमोशनल भाषण देती है और कहती है कि भाई ये मेरे पिता मेरे को कह के गए हैं, मैं योग्य हूँ, तो मुझे आप क्यों नहीं शासक घोषित क्यों नहीं कर देते? और उस टाइम कुबा और कुल्हा धारण करती है और सबके सामने उस टाइम रजिया को पहली बार शासन के रूप में मान लिया जाता है। लेकिन रजिया को आखिर जो गलतियां थी वो गलतियां रह गई, लोगों ने माना नहीं, मन में एक भ्रम रह गया किसी न किसी की, इसलिए रजिया 4 साल से ज़्यादा शासन कर नहीं पाई और कैथल के पास हिंदू डाकुओं ने रजिया की हत्या कर दी थी 1240 में। कैथल हरियाणा में पड़ता है, कैथल के पास हिंदू डाकुओं ने रजिया की हत्या कर दी थी। अब रजिया के समय कुछ बड़े बड़े थे नेता, 2-3 एक थे, जैसे यतगिन था, याकूत था, और इनको अलग अलग पद भी सौंप रखे थे रजिया ने। ये रजिया के टाइम के थे, यतगिन, याकूत। और एक पुस्तक है मीनाज सिराज की पुस्तक है तबकात नासिरी, जिसमें लिख रखा है कि भाई रजिया के असफल होने का कारण स्त्री माना गया है कि उस टाइम स्त्रियों को इतना ज़्यादा सम्मान दिया नहीं जाता। रजिया शासक बन गई, इसी रजिया शासक बनी ना, रजिया के ख्याल होने के कारण ये था कि रजिया स्त्री थी। ये कौन सी पुस्तक में लिख रखा है? तबकात नासिरी। नासिरी का मतलब है नासिरुद्दीन, ये नासिरुद्दीन को समर्पित है, इसीलिए इसका नाम तबकात नासिरी है। ठीक है, मध्यकाल में आपने रजिया तक पढ़ लिया और अगले वीडियो में आप देख सकते हो आगे वाला। धन्यवाद।